दोस्तों, जरा सोचिए, आप रोज ऑफिस जाते हो, अपनी ड्यूटी करते हो, फाइल्स संभालते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर ड्यूटी का असली मतलब क्या है? हो सकता है आप हैरान हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ड्यूटी का मतलब सिर्फ ऑफिस की कुर्सी पर बैठना नहीं है, बल्कि ऐसे कई मौके हैं जब आप ऑफिस में ना होते हुए भी गवर्नमेंट आपको ड्यूटी पर ही मानती है। और आज मैं आपको फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 6 के आधार पर यही बताने वाला हूँ कि आखिर किन केसेस में आपको ड्यूटी पर माना जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हो तब आप ड्यूटी पर हो। लेकिन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। ड्यूटी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ खास सिचुएशंस भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ड्यूटी मानती है, और इन्हें जानकर आपको सच में हैरानी होगी। चलिए पहला केस लेते हैं प्रोबेशन और अप्रेंटिसशिप का। आपको लगता होगा कि प्रोबेशन का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रोबेशन के बाद आप कंफर्म हो जाते हो तो प्रोबेशन का पूरा पीरियड ड्यूटी माना जाता है, यानी शुरुआत से ही आपकी सर्विस काउंट होती है, आपका टाइम कहीं वेस्ट नहीं होता। अब दूसरा केस लेते हैं ज्वाइनिंग टाइम का। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर हो गई और आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया गया। अब आप सोचते होंगे ये तो ट्रैवलिंग का ब्रेक है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट इसे भी ड्यूटी मानती है। भले ही आप फिजिकली ऑफिस में ना हो, फिर भी आप ड्यूटी पर ही हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर आप इंडिया के अंदर किसी ट्रेनिंग या कोर्स पर भेजे जाते हो तो वो पूरा ड्यूरेशन ड्यूटी के अंदर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट स्टाइपेंड पर या बिना स्टाइपेंड के ट्रेनिंग पूरी करके गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने और जॉब ज्वाइन करने के बीच का गैप भी ड्यूटी में काउंट किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेते हैं रिमोट एरियाज पोस्टिंग का। मान लीजिए आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसी रिमोट जगह पर ड्यूटी पर भेजा गया है। अब आप सोचते होंगे कि सिर्फ वहां काम करने का टाइम ड्यूटी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रिमोट एरिया तक पहुंचने और वापस आने के लिए जो ट्रांजिट टाइम मिलता है वो भी ऑफिशियली ड्यूटी में काउंट होता है, और इस दौरान आपको लीव सैलरी भी मिलती है। अब सबसे मजेदार सिचुएशन की बात करते हैं जहां आपको कॉम्पिटिशंस और कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और किसी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंपटीशन या फिर डांस, म्यूजिक, ड्रामा जैसे कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी ड्यूटी ही माना जाएगा। सोचिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू देने जा रहे हैं या भारतनाट्यम कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सब इवेंट्स गवर्नमेंट की नजर में ड्यूटी का हिस्सा है। तो अब आप खुद सोचिए, ड्यूटी का मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं है। ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग टाइम, कॉम्पिटिशंस, कल्चरल इवेंट्स, रिमोट एरिया ट्रैवल, ये सब आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। और अगर आपको ये सब रूल्स पता ही ना हो तो आप कितना फायदा मिस कर दोगे। दोस्तों, एक सवाल अक्सर हर गवर्नमेंट सर्वेंट के मन में आता है कि आखिर अप्रेंटिस होता कौन है, और सबसे बड़ा डाउट ये कि क्या अप्रेंटिस को भी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है या नहीं। तो चलिए आज मैं आपके इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह क्लियर करूंगा, वो भी सप्लीमेंट्री रूल 2 के सब रूल 2 के रेफरेंस के साथ, ताकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी मिले। सबसे पहले समझिए कि अप्रेंटिस वो व्यक्ति है जिसे गवर्नमेंट किसी ट्रेड या बिजनेस की ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट करती है। इसका मकसद ये होता है कि फ्यूचर में उसे गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय किया जा सके। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान गवर्नमेंट से मंथली रेट पर पे तो लेता है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो किसी सब्सटैंटिव वैकेंसी यानी डिपार्टमेंट के परमानेंट पोस्ट पर एम्प्लॉय नहीं माना जाता। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि अगर अप्रेंटिस परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या उसकी सर्विस फ्यूचर में काम आती है। तो चलो दोस्तों, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला रूल यह है कि नॉर्मल अप्रेंटिस की सर्विस सैलरी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होती। मान लो आपने 2 या 3 साल अप्रेंटिस के रूप में काम किया, लेकिन जब आप रेगुलर सर्विस ज्वाइन करोगे तो उन सालों का सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए रमेश ने 2 साल अप्रेंटिस के रूप में काम किया, लेकिन जब उसको रेगुलर नौकरी मिली उसकी सैलरी इंक्रीमेंट में ये 2 साल गिने नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस आता है SAS अप्रेंटिस यानी सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस अप्रेंटिस का। ये नॉर्मल अप्रेंटिस से अलग है। SAS अप्रेंटिस को टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है, और इसका फायदा ये है कि उनकी सर्विस सैलरी इंक्रीमेंट के लिए काउंट हो जाती है। जैसे सुरेश अगर SAS अप्रेंटिस है तो रेगुलर सर्विस ज्वाइन करने पर उसके अप्रेंटिस वाले साल इंक्रीमेंट में जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं अप्रेंटिस पर एप्लीकेबल लीव रूल्स के बारे में। अप्रेंटिस को लीव्स बहुत लिमिटेड मिलती है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप साल में मैक्सिमम 1 महीने की हाफ पे लीव ले सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा लीव चाहिए तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लेनी पड़ेगी और उसमें सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे सीता को 20 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसे हाफ पे लीव मिल जाएगी, लेकिन अगर उसको 2 महीने की लीव चाहिए तो उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लेनी पड़ेगी और उस दौरान कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि अप्रेंटिस पर एप्लीकेबल पेंशन रूल कैसे काम करता है।
अप्रेंटिस का ट्रेनिंग पीरियड पेंशन के लिए काउंट नहीं होता। मान लो आपने 1 साल अप्रेंटिस के रूप में काम किया और फिर परमानेंट जॉब ज्वाइन की, तो रिटायरमेंट के वक्त वो 1 साल इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ भी SAS अप्रेंटिस को फायदा है कि उनका अप्रेंटिस के रूप में किया वर्क ड्यूरेशन पेंशन कैलकुलेशन में काउंट हो जाता है। जैसे मोहन ने 1 साल SAS अप्रेंटिस के रूप में काम किया और फिर परमानेंट सर्विस ज्वाइन की, तो उस 1 साल के ड्यूरेशन को उसकी पेंशन में ऐड किया जाएगा। तो सिंपल शब्दों में याद रखो कि अप्रेंटिस सिर्फ ट्रेनिंग फेज है, उसे परमानेंट एम्प्लॉई नहीं माना जाता। न तो उसकी सर्विस इंक्रीमेंट के लिए काउंट होती है, न ही पेंशन में। लीव भी बहुत लिमिटेड मिलती है और ज्यादातर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव मिलती है, वो भी बिना सैलरी के। लेकिन SAS अप्रेंटिस एक अलग कैटेगरी है, जहां उसके अप्रेंटिस के रूप में किया गया वर्क ड्यूरेशन इंक्रीमेंट में भी काउंट होता है और पेंशन में भी गिना जाता है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, तो आपने प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशन जैसे वर्ड्स जरूर सुने होंगे। सुनने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन सच मानिए, इन दोनों के बीच का फर्क आपके इंक्रीमेंट्स, लीव और पेंशन तक को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और सोचिए, अगर आपने इनके बीच के डिफरेंस को गलत समझ लिया, तो आप अपने ही बेनिफिट्स लूज कर दोगे। तो चलिए सप्लीमेंट्री रूल 2 के सब रूल 15 के रेफरेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशन में असल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेशनर का मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में किसी सब्सटैंटिव वैकेंसी पर अपॉइंट किया गया है और आपको क्लियर कंडीशंस के साथ प्रोबेशन पर रखा गया है, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना या ट्रेनिंग कंप्लीट करना, तो आप एक प्रोबेशनर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास एक सब्सटैंटिव स्टेटस है और आप एक रियल वेकेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोबेशनर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप एक प्रोबेशनर है तो आपके प्रोबेशन का टाइम इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। इसके साथ आपको उतनी ही लीव मिलेगी जितनी एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर प्रोबेशन के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं, तो आपके प्रोबेशन का सर्विस पीरियड पेंशन के लिए भी काउंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये ऑन प्रोबेशन होने का क्या मतलब है, तो चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एक परमानेंट एम्प्लॉई हैं और सिर्फ आपकी सूटेबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको एक न्यू पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, जो जरूरी नहीं है कि वो पोस्ट सब्सटैंटिवली वेकेंट हो, तो आप ऑन प्रोबेशन कहलाएंगे। चलिए अब प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशन के डिफरेंस को समझते हैं। दोस्तों, प्रोबेशनर को उस पोस्ट के स्केल का सिर्फ मिनिमम पे दिया जाएगा, या फिर अगर उसकी पहले से कोई सब्सटैंटिव पे ज्यादा है तो वही पे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर में स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता, प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसके ऑपोजिट, जो व्यक्ति ऑन प्रोबेशन होता है, उसका पे फिक्सेशन एक ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट की तरह किया जाता है और उसको फंडामेंटल रूल 26 के अंडर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट मिलता रहता है। मतलब प्रोबेशन के दौरान भी उसकी सैलरी में ग्रोथ चलती रहती है। चलिए अब इस पूरे मैटर को रियल लाइफ सिनेरियो के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए रवि ने अभी अभी इंडियन पोस्टल सर्विस में ग्रुप ए की पोस्ट पर ज्वाइन किया है और उसे 2 साल की ट्रेनिंग और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करने की शर्तों के साथ प्रोबेशन पर रखा गया है। तो इस केस में रवि एक प्रोबेशनर है, क्योंकि उसे एक सब्सटैंटिव वेकेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। अब रवि को मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो उसके प्रोबेशन का टाइम इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। उसे लीव उतनी मिलेगी जितनी परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, और अगर वह सक्सेसफुली कंफर्म हो जाता है तो उसका प्रोबेशन का सर्विस ड्यूरेशन पेंशन कैलकुलेशन में भी काउंट होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सारिका पहले से ही एक परमानेंट पोस्टल असिस्टेंट है और उसे इंस्पेक्टर पोस्ट पर सूटेबिलिटी टेस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। ये जरूरी नहीं कि इंस्पेक्टर पोस्ट सब्सटेंटिवली वेकेंट हो, इसलिए इस केस में सारिका को ऑन प्रोबेशन कहा जाएगा। उसके पे का फिक्सेशन ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट की तरह होगा और उसे फंडामेंटल रूल 26 के अंडर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। यानी सारिका की सैलरी में प्रोबेशन के दौरान भी ग्रोथ चलती रहेगी। तो सिंपल शब्दों में याद रखो कि प्रोबेशनर वो होता है जिसे एक सब्सटेंटिव वेकेंट पोस्ट पर रखा गया हो, वो भी क्लियर प्रोबेशन कंडीशंस के साथ, जैसे ट्रेनिंग या डिपार्टमेंटल एग्जाम, और उसकी सर्विस, इंक्रीमेंट्स, लीव और पेंशन के लिए काउंट होती है। जबकि ऑन प्रोबेशन वो होता है जो ऑलरेडी एक परमानेंट एम्प्लॉई है और उसे एक न्यू पोस्ट पर सिर्फ सूटेबिलिटी चेक करने के लिए रखा जाता है, जहां उसका पे फिक्सेशन ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट की तरह होता है और इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। सोचिए दोस्तों, आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और अचानक आपको कोई कहे कि अब आपको फॉरेन सर्विस पर भेजा जा रहा है। उसी वक्त आपको यह भी सुनने को मिले कि आपके एक कॉलीग को आउट ऑफ इंडिया डेप्यूटेशन पर भेजा गया है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको इन दोनों टर्म्स का फर्क ही नहीं पता, तो आप ये कैसे समझेंगे कि किसको कौन सा बेनिफिट मिलेगा और किसकी सैलरी कहां से आएगी। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि आखिर फॉरेन सर्विस और डेप्यूटेशन आउट ऑफ इंडिया में असली डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन सर्विस की।
दोस्तों, फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 7 के तहत फॉरेन सर्विस के केस में आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए अपनी सैलरी गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं बल्कि किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं। ये सोर्स किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है या किसी इंटरनेशनल बॉडी का भी, लेकिन याद रखिए ये सब गवर्नमेंट की सैंक्शन के बाद ही होता है। यानी आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो बने रहते हैं लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं और पैसे भी वहीं से मिल रहे हैं। अब आते हैं डेप्यूटेशन आउट ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, फंडामेंटल रूल 51 के तहत इस केस में आप गवर्नमेंट सर्वेंट बने रहते हैं और आपको टेम्पोरेरीली ड्यूटी के लिए बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है। ये ड्यूटी आपके एग्जिस्टिंग पोस्ट से रिलेटेड हो सकती है या किसी स्पेशल असाइनमेंट पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि सैलरी अब भी आपको कंसोलिडेटेड फंड से ही मिलती है। मतलब आप फॉरेन लैंड पर काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी अब भी अपनी गवर्नमेंट से ही आ रही है। अब आपको फॉरेन सर्विस और डेप्यूटेशन आउट ऑफ इंडिया के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सिंपल शब्दों में समझे तो जब भी सैलरी गवर्नमेंट फंड के अलावा किसी और सोर्स से आती है तो उसे फॉरेन सर्विस कहा जाता है, लेकिन अगर सैलरी अभी भी गवर्नमेंट फंड से ही मिल रही हो और ड्यूटी सिर्फ टेम्पोररीली इंडिया से बाहर हो तो उसे डेप्यूटेशन आउट ऑफ इंडिया माना जाता है। इसी के साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि फॉरेन सर्विस इंडिया के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी, जबकि डेप्यूटेशन आउट ऑफ इंडिया जैसा कि इसके नाम से ही साफ है हमेशा इंडिया के बाहर ही होती है। इसलिए जब भी आप सुने कि कोई ऑफिसर फॉरेन सर्विस पर है या कोई आउट ऑफ इंडिया डेप्यूटेशन पर गया है तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत पहचान पाएंगे कि असली फर्क कहाँ है। और आखिर में याद रखिए कि काम और जगह तो बदल सकते हैं लेकिन इन दोनों में असली गेम चेंजर हमेशा सैलरी का सोर्स ही रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे आप किसी डेप्यूटेशन पर हो, फॉरेन असाइनमेंट में हो, लीव पर हो या ट्रांसफर के लिए ज्वाइनिंग टाइम में हो, तब भी आपका ओरिजिनल गवर्नमेंट पोस्ट हमेशा प्रोटेक्ट क्यों रहता है? और आपने कभी सोचा है कि ये प्रोटेक्शन कैसे काम करती है और इसे लीगली कैसे सेफ गार्ड किया जाता है? दरअसल इसके पीछे छुपा है वो इनविजिबल सेफ्टी शील्ड जिसे हम लियन कहते हैं, और यही हर गवर्नमेंट सर्वेंट के करियर में डायरेक्टली जुड़ा होता है। इसे समझना इसलिए बेहद जरूरी है ताकि आप जान सकें कि आपकी पोस्ट, आपकी सैलरी, आपकी सीनियरिटी और आपके सारे राइट्स हर सिचुएशन में कैसे सेफ रहते हैं। तो चलो दोस्तों, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 13 के अकॉर्डिंग लियन का मतलब है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी पोस्ट पर लीगल राइट या टाइटल मिलता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो लियन का मतलब ये है कि जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर होते हो और आपको टेम्पररीली किसी और पोस्ट या असाइनमेंट जैसे डेप्यूटेशन, फॉरेन सर्विस या स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाता है तो आपकी ओरिजिनल पोस्ट पर आपका राइट बना रहता है। मतलब आपको ये गारंटी होती है कि जब आप अपनी टेम्पररी ड्यूटी कंप्लीट करोगे तो आप अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर वापस आ सकते हो और अपनी सैलरी, सीनियरिटी और बेनिफिट्स भी कंटिन्यू रख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लियन कब तक बना रहता है, तो ध्यान दीजिए कि लियन सिर्फ ड्यूटी करते वक्त ही नहीं बल्कि कई सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली बना रहता है। जैसे जब आप अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपका लियन उसी पोस्ट पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप डेप्यूटेशन पर किसी फॉरेन सर्विस या टेम्पररी पोस्ट पर चले जाते हो तब भी आपका असली पोस्ट आपके लिए सिक्योर रहता है। इसी तरह अगर आपका ट्रांसफर होता है और आप ज्वाइनिंग टाइम में हो तब भी आपका लियन पुराने पोस्ट पर बना रहता है। जैसे अमित जो नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करता उसका लियन पुराने पोस्ट पर सिक्योर रहता है। और लीव के केस में भी चाहे वो पेड लीव हो या अनपेड लीव, आपका लियन डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे प्रिया जो स्टडी लीव पर है उसका पोस्ट अभी भी उसी के लिए सिक्योर है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर आप सस्पेंशन में भी हो तब भी आपका लियन चलता नहीं है। मतलब रमेश जो सस्पेंशन के कारण टेम्पोररीली ड्यूटी से अलग है उसका पोस्ट लीगली उसी के लिए रिजर्व रहता है। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बिना परमिशन के विलफुल एब्सेंस पर है तो भी उसका लियन खत्म नहीं होता। जैसे सोहन जो 6 महीने से एब्सेंट है, जब तक ऑफिशियली सर्विस से रिमूव नहीं होता उसका पोस्ट उसी के नाम से जुड़ा रहेगा। तो सिंपल शब्दों में समझो कि लियन आपके करियर का वो लीगल राइट है जो आपको आपके रेगुलर पोस्ट से हमेशा जोड़ कर रखता है। और चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो, लीव पर हो, डेप्यूटेशन पर हो या सस्पेंशन में हो, हर सिचुएशन में आपका लियन सेफ रहता है। और यही रीजन है कि एक IAS ऑफिसर जब दूसरी एजेंसी से डेप्यूटेशन खत्म करके वापस आता है तो वो बिना किसी टेंशन के अपना IAS पोस्ट ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसका लियन हमेशा वहीं सेफ रहता है। और इसलिए आप भी समझो कि लियन आपके करियर का इनविजिबल सेफ्टी शील्ड है और इसे समझना हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट सर्विस में कभी-कभी ऐसी पोस्ट भी एग्जिस्ट करती हैं जो परमानेंट तो होती हैं लेकिन असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती? ना उनके लिए कोई अलग बजट होता है, ना कोई अलग काम होता है। हाँ, ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को सुपरन्यूमररी पोस्ट कहते हैं और आज हम इसे डिटेल में समझेंगे फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 13 के रेफरेंस के साथ। तो सबसे पहले समझिए
कि सुपर न्यूमररी पोस्ट का रियल पर्पस क्या है। दरअसल इसका मेन मकसद होता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए को प्रोटेक्ट करना जब उसके लिए कोई रेगुलर पोस्ट अवेलेबल नहीं होती। मतलब आपका राइट हमेशा सेफ रहे, चाहे उस समय कोई सीट खाली हो या नहीं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश एक सेक्शन ऑफिसर है और उसकी पोस्ट पर फिलहाल कोई और अपॉइंटेड है, लेकिन उसका लियन उसी पोस्ट पर है। अब अगर डिपार्टमेंट में कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है तो रमेश का लियन बिना बेस के पेंडिंग नहीं रह सकता। इसलिए डिपार्टमेंट उसके लिए एक सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करता है जिसमें उसका नाम मेंटेन होता है और ये तब तक रहता है जब तक रेगुलर पोस्ट अवेलेबल नहीं हो जाती। और यही इस पोस्ट की खासियत है कि ये एक तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है। जैसे ही वैकेंसी आती है एम्प्लॉय तुरंत वहां शिफ्ट कर दिया जाता है और सुपर न्यूमररी पोस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सुनीता जो एक असिस्टेंट इंजीनियर है, डिपार्टमेंट में अभी कोई सीट खाली नहीं है तो उसके लिए भी एक सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाई जाती है। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आती है सुनीता को तुरंत रेगुलर पोस्ट पर एडजस्ट कर दिया जाता है और सुपर न्यूमररी पोस्ट ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पोस्ट इतनी यूजफुल थी तो आज इसके बारे में कम क्यों सुनते हैं। इसका सिंपल जवाब है एक अप्रैल 1988 का पॉलिसी चेंज। पहले एम्प्लॉई की कॉन्फर्मेशन परमानेंट वैकेंसी पर डिपेंड करती थी। मतलब प्रोबेशन खत्म होने के बाद भी अगर परमानेंट पोस्ट वेकेंट नहीं थी तो कॉन्फर्मेशन पेंडिंग रहती थी और इसी वजह से सुपर न्यूमररी पोस्ट्स बनानी पड़ती थी। लेकिन 1988 के बाद गवर्नमेंट ने कॉन्फर्मेशन को परमानेंट वैकेंसी से अलग कर दिया। अब कॉन्फर्मेशन के लिए परमानेंट सीट का वेट करना जरूरी नहीं रहा और इसी वजह से सुपर न्यूमररी पोस्ट का यूज लगभग खत्म हो गया। सिंपल शब्दों में कहें तो सुपर न्यूमररी पोस्ट एक नाम मात्र की पोस्ट थी जो बिना खर्च किए क्रिएट की जाती थी, सिर्फ आपके लियन को सिक्योर रखने के लिए। और जैसे ही रेगुलर वैकेंसी आती थी ये खत्म हो जाती थी। सोचिए एक टाइम पर जो चीज गवर्नमेंट सर्विस का इंटीग्रल पार्ट थी वो एक पॉलिसी चेंज के बाद कितनी जल्दी हिस्ट्री बन गई। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कोई एम्प्लॉई परमानेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमानेंट पोस्ट का असली मतलब क्या होता है। आज मैं आपको फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 22 के तहत परमानेंट पोस्ट के बारे में सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए निकल जाए। परमानेंट पोस्ट का मतलब होता है एक ऐसी पोस्ट जो बिना किसी समय सीमा के गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन की जाती है। यानी इस पोस्ट का एग्जिस्टेंस किसी फिक्स्ड पीरियड तक लिमिटेड नहीं होता। ये पोस्ट तब तक बनी रहती है जब तक गवर्नमेंट खुद इसको ऑफिशियली बंद न कर दे। मान लीजिए कि आज किसी डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर की एक परमानेंट पोस्ट सैंक्शन हुई है तो उस पोस्ट का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। चाहे आज उस पोस्ट पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो और कल वो रिटायर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए या प्रमोशन पा ले, या उस पोस्ट पर तुरंत कोई दूसरा एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट पोस्ट किसी एक इंसान के लिए नहीं होती बल्कि हमेशा के लिए बनाई जाती है और इसलिए ऐसी पोस्ट्स पर हमेशा रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही अपॉइंट किए जाते हैं। टेम्पोरेरी या कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को आप कभी भी परमानेंट पोस्ट पर काम करते हुए नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट परमानेंट है तो उस पोस्ट पर हमेशा एक रेगुलर एम्प्लॉय ही काम करेगा। और यहीं से परमानेंट पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत शुरू होती है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट की तरफ से सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, सैलरी इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस। सिंपल शब्दों में कहें तो परमानेंट पोस्ट पर आपकी अपॉइंटमेंट आपके पूरे करियर को सिक्योर कर देती है। जैसे कि अगर एक सीनियर क्लर्क मोहन परमानेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड है तो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वही काम कोई टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कर रहा हो तो उसको ये सारे बेनिफिट्स कभी नहीं मिलेंगे। अब एक आसान एग्जांपल से और क्लियर कर लीजिए। सोचिए एक आईएएस ऑफिसर की परमानेंट पोस्ट पर अगर आज एक आईएएस ऑफिसर रिटायर होता है तो उसकी जगह तुरंत दूसरा आईएएस ऑफिसर आ जाएगा, लेकिन पोस्ट का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। तो अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 22 में डिफाइंड परमानेंट पोस्ट दरअसल एक ऐसी पोजीशन होती है जो हमेशा के लिए क्रिएट की जाती है और इस पर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट आता है उसे जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन और पेंशन जैसे सारे फायदे मिलते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ पोस्ट्स परमानेंट होती हैं और कुछ टेम्पररी? सुनने में दोनों सिंपल लगते हैं, लेकिन असली फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे आपके सैलरी बेनिफिट्स और फ्यूचर सिक्योरिटी पर असर डालता है। फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 30 में साफ तौर पर डिफाइन किया गया है कि टेम्पोररी पोस्ट किसे कहते हैं और इसी डेफिनेशन को अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे आसान भाषा में समझते हैं। टेम्पोररी पोस्ट का सिंपल मतलब है कि ये हमेशा के लिए सैंक्शन नहीं होती बल्कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए क्रिएट की जाती है, जैसे 6 महीने, 1 साल या 2 साल।
मतलब जैसे ही उसका फिक्स ड्यूरेशन खत्म होता है, ये पोस्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक नए हाईवे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट सैंक्शन की है, जो सिर्फ 2 साल के लिए है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वैसे ही वो पोस्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि अगर पोस्ट टेम्पोररी है तो सैलरी कैसे डिसाइड होती है? तो दोस्तों, टेम्पोररी पोस्ट का एक फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये है कि परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह इसमें रेगुलर इंक्रीमेंट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जूनियर रिसर्च फेलो अपॉइंट किया गया है, तो उसकी सैलरी पहले से ही फिक्स्ड होगी, चाहे वो कितने भी साल काम करे, इंक्रीमेंट्स उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेम्पोररी पोस्ट पर अपॉइंट होने वाले लोग 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहला, अगर पोस्ट स्पेशली किसी नए पर्सन के लिए बनाई गई है, तो सैलरी उस लेवल पर रखी जाती है ताकि एक एफिशिएंट पर्सन अट्रैक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक IT कंसल्टेंट की टेम्पोररी पोस्ट क्रिएट की गई है, तो उसका सैलरी पैकेज मार्केट के हिसाब से रखा जाएगा ताकि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स अप्लाई करें। दूसरा केस होता है जब टेम्पोररी पोस्ट किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए क्रिएट की गई हो। ऐसी सिचुएशन में उसकी सैलरी उसके करंट पे और नए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को देखकर डिसाइड होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक सीनियर क्लर्क को टेम्पोररी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बनाया गया है, तो उसका पे स्ट्रक्चर उसके प्रेजेंट सैलरी और नए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके तय किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। टेम्पोररी पोस्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉइज को लिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब उन्हें परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह पेंशन, लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी या प्रमोशन का फायदा नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर को 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, तो उसे सैलरी तो मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन या सीनियरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्पोररी पोस्ट का मतलब है एक प्रीडिफाइंड सैलरी स्ट्रक्चर के साथ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए सैंक्शन होना। ये शॉर्ट टर्म काम और एक्सपीरियंस तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जैसे परमानेंट जॉब जैसे नहीं देता। और अगर आप इसे सबसे सिंपल एग्जांपल से समझना चाहें, तो सोचिए, इलेक्शन के दौरान एक इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की जाती है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, वैसे ही वो पोस्ट भी खत्म हो गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट्स होती हैं जो खुद तो हमेशा परमानेंट रहती हैं, लेकिन उन पर बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है? यही तो है एक बड़ा रहस्य, और इसे ही फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 30A में साफ साफ डिफाइन किया गया है। इस रूल के हिसाब से टेन्योर पोस्ट का मतलब है कि पोस्ट परमानेंट रहेगी, लेकिन उस पर किसी इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट सिर्फ एक फिक्स्ड अवधि तक ही होगा। अब सिंपल भाषा में समझिए, टेन्योर पोस्ट का मतलब है कि पोस्ट हमेशा सैंक्शनड रहती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस व्यक्ति को उस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, वो केवल लिमिटेड समय के लिए ही उस पर काम करेगा। जैसे IIT का डायरेक्टर, पोस्ट तो हमेशा रहेगी, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 5 साल तक ही डायरेक्टर रह सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सी पोस्ट टेन्योर है और कौन सी नहीं, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका जवाब भी रूल में दिया गया है। इसका फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। मान लीजिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट टेन्योर है या नहीं, इसमें डाउट है, तो उसका अंतिम निर्णय सरकार ही करेगी। इतना ही नहीं, टेन्योर पोस्ट की एक और खासियत है, इनके साथ एक डेफिनेट सैलरी स्ट्रक्चर भी जुड़ा रहता है, यानी जो व्यक्ति उस पोस्ट पर है, उसे एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। एग्जाम्पल लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का टेन्योर 3 साल का होता है और उनकी सैलरी पहले से प्रीडिफाइंड रहती है। इसी वजह से टेन्योर पोस्ट्स को एक अलग महत्व मिलता है, क्योंकि पोस्ट का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति बदलता रहता है। उसका कार्यकाल निश्चित होता है और उसका वेतन भी फिक्स्ड रहता है। आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट। हर IAS ऑफिसर एक फिक्स टेन्योर तक इस पोस्ट को संभालता है और फिर दूसरा ऑफिसर उसकी जगह ले लेता है। इससे साफ दिखता है कि टेन्योर पोस्ट का सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टेन्योर पोस्ट एक परमानेंट सिस्टम है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति लिमिटेड अवधि के बाद बदल जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस है।